हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहानियाँ प्लस, जहां हम आपके लिए हर दिन कुछ नई कहानियां लेकर आते रहते हैं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। जून 1992 की बात है। कोलकाता में बांग्लादेशियों की धड़कन जारी थी। पुलिस उन्हें पकड़ पकड़ कर ट्रेनों में ठूस रही थी। कुछ तो चले गए, कुछ स्टेशन से वापस मुड़ गए। किसी का बाप पकड़ा गया और ट्रेन में बुक कर दिया गया तो बीवी बच्चे छूट गए। किसी की माँ पकड़ी गई तो छोटे छोटे बच्चे इधर ही भीख मांगने के लिए छूट गए। पुलिस को किसी का भी फैमिली डिटेल्स मालूम नहीं था। बस जो मिला धर दबोचा और किसी भी ट्रेन में चढ़ा दिया गया। सबके चेहरे आंसुओं से भीगे हुए थे। यह धरपकड़ करवाने वाले दलाल इन्हीं में से बंगाली मुसलमान थे। रात के अंधेरे में सोए हुए लोगों पर पुलिस का कहर नाजिल होता था, क्योंकि इन्हें दिल में पकड़ना बहुत मुश्किल होता था। कभी तो कोई मामला ले देकर बराबर हो जाता और कभी कभी किसी को जबरदस्ती ट्रेन में ठूस दिया जाता था। इनकी सुरक्षा के लिए कोई आगे नहीं आया, ना ही बांग्लादेश की सरकार और ना ही मानवाधिकार आयोग। उन दिनों मेरे पास कुछ औरतें का काम आया। सब की सब सफाई पर लगा दी गई थी। कुछ को मैंने कब्रिस्तान में घास की सफाई पर लगा दिया था। ज़्यादातर औरतें बच्चों के साथ थी। उनके साथ जो मर्द थे उनके पति थे या भाई मालूम पड़ते थे। ये भेड़ बकरियों की तरह झुंड बनाकर निकलती थीं और झुंड ही की शक्ल में रोड के ब्रिज के नीचे अपने प्लास्टिक के झोपड़ों में लौट जाती थी। उन्हीं में एक थी नजाका। देखने में लगता था कि वह 17 या 18 साल की होगी। मुझे तब ज़्यादा आश्चर्य हुआ जब उसने बताया कि वह विधवा है और एक बच्चे की माँ है। उसका बच्चा 2 साल का है। हजाम पर बांग्लादेश में है। इस धरपकड़ के दौरान एक दिन वह मेरे पास आई और बोली, साहब मैं यहाँ से वापस बांग्लादेश नहीं जाना चाहती। क्यों, चली जाओ, यहाँ अकेले क्या करोगी? साहब मेरा मर्द एक्सीडेंट में मर गया। मेरा एक लड़का है, अहमद मेरा बाबू। मैं अपनी भाभी और भाई के पास उसे छोड़कर आई हूँ। मैं अपने बाबू के लिए ढेर सारा पैसा कमाना चाहती हूँ ताकि उसे अच्छे स्कूल में अच्छी शिक्षा दिला सकूँ और बड़ा आदमी बना सकूँ। नजाका को पुकारते समय मैं उसे बेटा कहता था और इसी एक शब्द की गहराई ने उसको मेरे बहुत करीब कर दिया था। न जाने क्यों जब वह मेरे पास आती तो मेरे इतने करीब आ जाती जैसे किसी बाप के पास बेटी आती है। वह मुझे रोड के प्लास्टिक के झोपड़ों की सारी दास्तान सुनाती। उसकी कई बार इज्जत खतरे में पड़ी, लेकिन वह भागकर या तो रोड के रेलवे स्टेशन पर आ गई या रोड पर आकर चिल्लाने लगी। ये इज्जत लूटने वाले या उन्हें जिस्म फरोशी के बाजार में बेचने वाले बांग्लादेशी ही थे। पहले वह यहाँ के दलालों से मिलते थे, रात के समय औरतों को दिखाते थे और फिर सौदा पक्का हो जाता था। कितनी ही औरतें फकलैंड रोड, पीली कोठी और कमाठीपुरा में धंधा करने लगी और कुछ तंग आकर कोलकाता से भाग गईं। नजाका ने एक दिन मुझे बताया कि वह बंगाली नहीं है। बंटवारे के समय उसके पिता याकूब खां जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश से पूर्वी पाकिस्तान गए थे। उसके बाद 1971 के गृह युद्ध में वह मुक्त वाहिनी के हाथों मारे गए। इसके बाद उसके भाई ने उसकी शादी कर दी। उसका पति एक्सीडेंट में मर गया। जब उसका पति मरा तो वह पेट से थी। अब यह खानदानी पूरी तरह उजड़ गया था। बांग्लादेश से जब बिहारी मुसलमानों ने उर्दू भाषी पाकिस्तान के तरफ कूच करना शुरू किया तो वहाँ की सरकार ने
उन्हें लेने से इनकार कर दिया था। इधर बांग्लादेश सरकार भी उन्हें अपने पास रखना नहीं चाहती थी, क्योंकि इस गृह युद्ध में इनकी सारी वफादारी पाकिस्तान के साथ थी। यहाँ तक कि इन्होंने मुक्त वाहिनी से लड़ने के लिए अपनी रजाकार सेना बनाई थी। जब पाकिस्तान हार गया और एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हो गया, तो ये सारे लोग बीच में लटक गए, ना बांग्लादेश के रहे ना पाकिस्तान के। नजाका उन्हीं में से एक थी। वह भोजपुरी के साथ बहुत साफ बंगला बोलती थी। एक दिन तो हद हो गई जब वह टूटे फूटे बर्तनों में मेरे लिए मछली और चावल पका कर लाई। मैंने अपने दिल के अंदर कई बार झांक कर देखा कि नजाका कहाँ है। हर बार वही हुआ। नजाका ठीक मेरी लड़की की तरह मेरे दिल में रही। अब वह मुझे बाबा कहकर पुकारती थी। दिल यही कहता था कि उसे इन सब सारे झमेले से उठाकर क्यों ना अपने घर ले आऊं। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि मेरी 3 के बजाय 4 लड़कियां हो जाएंगी। लेकिन उसके बाबू अहमद का क्या होगा, जिसको वह हजामपुर बांग्लादेश में छोड़कर आई थी। और फिर मैंने उसे इधर उधर के काम से हटाकर अपने पास अपने दफ्तर में रख लिया। काम क्या था, बस दफ्तर की सफाई, मुझे बार बार चाय पिलाना और कफन के कपड़ों की सफाई। मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ ढेर सारे ट्रस्ट, खैराती महकमे हैं। अब बुरे लोगों से ज़्यादा अच्छे लोग भी हैं। और जिस विभाग का मैं मैनेजर था वह भी एक चैरिटी विभाग था। मस्जिदों की सफाई, इमामों, मुअज्जिनों की भर्ती, पैसों का हिसाब किताब। लेकिन इन सब के अलावा सबसे बड़ा काम था लावारिस मुर्दों को कब्रिस्तान में दफन करना। जो भी मुस्लिम लाशें अस्पताल में मिलती थी उनका वारिस हमारा महकमा था। हमारा काम था कि उनको नहलाकर नए कपड़ों में लपेटकर उन्हें कब्रिस्तान में सुला दिया जाए। कोलकाता में कब्रिस्तानों का तो यह आलम है कि चाहे जहाँ भी किसी के लिए कब्र खोदी जाए वहाँ 2-4 मुर्दों की हड्डियाँ जरूर मिलती हैं। मतलब इससे पहले यहाँ कई और लोग दफन हो चुके हैं और फिर इन हड्डियों को इकट्ठा करके वहीं दफन कर दिया जाता है। यहाँ कब्रिस्तानों में कब्र के लिए ज़मीन बिकती है और यह 2 गज ज़मीन का टुकड़ा नहीं वही खरीद पाते हैं जिनके वारिस होते हैं। सोनापुर के इलाके में ज़्यादातर कब्र इसलिए पुख्ता कर दी गई हैं ताकि दोबारा यहाँ कोई और मुर्दा दफन ना हो सके। कोलकाता में मुर्दों की भी भीड़ है, इनके लिए 2 गज ज़मीन का टुकड़ा कौन खरीदे। इसलिए हमारा विभाग यह काम करता है। हमारे विभाग ने लावारिस लाशों के लिए एक जगह मुकर्रर कर रखी है। यह संस्था कफन दफन का सारा खर्च बर्दाश्त करती है। बाकायदा एक मौलाना और कुछ मुसलमान इस काम पर लगा दिए गए हैं कि जब कोई लावारिस लाश आए उन्हें नहलाए, कफन पहनाए और नमाज़े जनाजा पढ़कर कब्र में उतारें। शायद ऐसा विभाग हिंदुस्तान के किसी शहर में नहीं है, लेकिन कोलकाता में है और यह चैरिटी इस काम को खुशी खुशी करती है। वैसे इस दफ्तर का कोलकाता की भाषा में एक दूसरा नाम भी है, कफन ऑफिस। एक दिन नजाका ने आकर मुझे एक मुड़ी तुड़ी तस्वीर दिखाई। बाबा, यह मेरा बाबू है, ठीक अपने बाप पर गया है। और फिर उसने किसी कीमती चीज़ की तरह उसे अपने ब्लाउज में रख लिया। बच्चे की तस्वीर बड़ी प्यारी थी, बड़ी बड़ी आंखें, उसमें ढेर सारा काजल, माथे पर काजल का टीका। बाबा सूट पहने नजाका की गोद में बैठा हुआ है। मैंने पूछा, नजाका, यह छोटा सा बच्चा तुम्हारे बगैर कैसे रहता होगा? मैं वहाँ उसे भैया भाभी के पास छोड़कर आई हूँ। उनके अपने 2 बच्चे हैं, यह तीसरा मेरा है। बड़े आराम से रह रहा होगा। बाबा,
आखिर इसका बाप नहीं, दादा नहीं, चाचा नहीं, फिर के लिए कौन कमाएगा? इसको कौन बड़ा आदमी बनाएगा? मैं अपने सीने पर पत्थर रख कर आई हूँ। जब किसी का बच्चा रोता है तो मेरा बाबू याद आता है। मैं अकेले में चुपके चुपके रोती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ थोड़ा बहुत पैसा कमा लूँ तो वहाँ जाऊँ, अपने बाबू को अच्छे स्कूल में नाम लिखाऊं और फिर बड़ा होकर मेरा बाबू कुछ बन जाए। कुछ दिनों के बाद पुलिस ने इनकी धरपकड़ बंद कर दी, लेकिन मैंने उन सारी औरतों को काम से हटा दिया। वह कहाँ गई, किधर से आई, किधर चली गई, मैं इस फिक्र से आज़ाद हो गया, क्योंकि इनमें कुछ रेड लाइट एरिया का चक्कर भी काटती थी। मैं अपने आप को इन तमाम झंझटों से दूर रखना चाहता था। एक दिन जब दफ्तर की सफाई करते समय एक थैला मिला, खोलकर देखा तो उसमें छोटे बच्चे के लिए नए नए कपड़े थे। मुझे यह समझने में देर नहीं लगी कि यह सारे कपड़े नज़ाका ने अपने बाबू के लिए खरीदे होंगे और जल्दबाजी या पुलिस की धरपकड़ के दौरान वह उन्हें भूल गई होगी। अब ऐसे खानाबदोश लोगों का न घर है न टेलीफोन नंबर, फिर इन कपड़ों का क्या किया जाए? मैंने एक एक कपड़े को गौर से देखा। बाबा सूट, जीन्स की पैंट, जूता, मोजा और एक छोटी सी टोपी। मैंने भी उन्हें वहीं संभाल कर रख दिया। शहर में नज़ाका को तलाश करना मुश्किल था। एक दिन अखबार पर सरसरी निगाह डालते हुए मैंने देखा कि कुछ औरतें सोनापुर भांडुप के रेड लाइट एरिया से पकड़ी गई हैं और पुलिस की हिरासत में हैं। इनमें नज़ाका का नाम भी था। इन सारी औरतों को कमरे के नीचे तहखाने में रखा गया था। दिन में केवल एक बार खाना दिया जाता था और ज़बरदस्ती उनसे देह व्यापार का धंधा कराया जाता था। उसका नाम पढ़ते ही मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसका बार बार मुझे बाबा कह के पुकारना याद आने लगा। दिल नहीं माना और मैं उसकी तलाश में निकल पड़ा। उसे ढूंढने में अधिक परेशानी नहीं हुई। वह भाड़ुप पुलिस स्टेशन में थी और वहाँ की पुलिस उसे बांग्लादेश भेज रही थी। मैं थोड़ी देर के लिए उससे मिला, लेकिन अब वह बिल्कुल बदल चुकी थी। वह मुझे टकटकी लगाकर देख रही थी। उसके चेहरे की सारी मुस्कुराहट गुम हो चुकी थी। मुझे मालूम था कि उसकी इज्जत भी लुट चुकी है। औरत की जब इज्जत लुट जाती है तो उसका चेहरा हारे हुए जुआरी की तरह हो जाता है, जो अपना सब कुछ गंवा चुका था। मैंने वह प्लास्टिक का थैला उसके हाथ में दे दिया। उसने उसे देखा और रोते हुए बोली, बाबा अब इसकी ज़रूरत नहीं। क्यों? बाबा मेरा बाबू मर गया। क्या बात कर रही हो? यह कैसे हो सकता है? बाबा वह मर गया। मैं अपने भाई और भाभी को पैसा भेजती रही और वह मेरे बाबू की मौत मुझसे छिपाए रहे। वह उसे कमरे के बाहर सुला देते थे। रात भर वह नन्हा फरिश्ता बारिश और ठंड में पड़ा रहता था। उसे सर्दी लगी और वह मर गया। भाभी और भाई ने उसकी मौत को मुझसे छिपाए रखा ताकि उनको हमेशा पैसा भेजती रहूं। वह तो एक औरत वहां से आई थी और उसने रो रो कर मेरे बाबू की दास्तान सुनाई। अब मेरा जिस्म बाकी है, अब मुझे ज़िंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं। फिर वह दहाड़ मार कर रोने लगी। उसके इस तरह रोने से पुलिस स्टेशन में हड़बड़ी मच गई। सभी अपना काम छोड़कर उसकी तरफ दौड़ पड़े। उसे पानी वगैरह पिलाकर चुप कराया गया। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी, लेकिन मुझे यकीन था कि अब वह बांग्लादेश नहीं जाएगी। अलीगंज या किशनगंज से दोबारा भाग जाएगी। अब वहाँ उसका था भी कौन? एक बच्चा था, वह भी मर गया।
मैं उसे पुलिस स्टेशन में छोड़कर आ गया और अपने कफन ऑफिस के कामों में लग गया। रोज एक नया मुर्दा और उसका कफन दफन। एक दिन अस्पताल से फ़ोन आने पर वहां गया। एक लाश की पहचान नहीं हो पा रही थी। लाश लोकल ट्रेन से कट गई थी। दोनों जांघों की हड्डियां कट गई थी। पेट की आंतें बाहर थी। यह एक औरत की लाश थी। ब्लाउज के अंदर एक छोटे बच्चे की तस्वीर खून में डूबी हुई थी। तस्वीर को पानी से साफ किया, अब सब कुछ साफ था। यह नजाका की लाश थी। उसका बाबू अपनी तस्वीर में हंस रहा था, ना जाने अपनी मौत पर या अपनी माँ की मौत पर या फिर इस मुल्क के बंटवारे पर। मैं उस लाश को उठाकर ले आया और तस्वीर के साथ उसे कब्र में दफन कर दिया। आज भी उसको यह कहानी माँ की ममता की दर्द से छुटकारा नहीं पाया है। मैं आज भी मुझको बाबा बोलने पर नजाका का दर्द याद आ जाता है। आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।